135 नगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के 8 बार विधायक रह चुके, जिनको राजनीति का बरगद कहा जाता है, उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी बकार खान जी। आइए जानते हैं वो राजनीति में फिल्म लाइन से कैसे टर्निंग लिया, क्या पूरा जीवन रहा है उनका। मैं हूं ज्ञान प्रकाश, एक खास प्रोग्राम में कि चुनावी मुद्दे पर क्या चर्चा होगी। आइए जानते हैं अक्रॉस टाइम के साथ। मैं ज्ञान प्रकाश, हमारे बीच हैं बकार खान जी। बकार जी, आपने शाहजहांपुर आए और फिल्म का निर्माण किया, कैसे ये टर्निंग लिया राजनीति में? देखिए, ऐसा है कि जब मैं आया हूँ यहाँ, गरीबों के जो हालात देखे मैंने, हालात बद से बदतर दिखे मुझे। मैंने देखा कि जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है, अमीर जो है वो अमीर होता चला जाता है। और जिला अस्पताल में देखा, वहां भी भ्रष्टाचार मैंने देखा। थाने में देखा तो भ्रष्टाचार दिखा मुझे थानों के अंदर। और हर स्तर के जो लोग हैं यहाँ पे भ्रष्टाचार, मैं ये नहीं कहता हूँ, अच्छे लोग भी हैं और उसके अंदर, लेकिन ज्यादातर देखा कि भ्रष्टाचार चरम पर है। एक गरीब इंसान है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। थानों में जाएगा तो उसकी कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ नेताजी का फोन चला गया उसी की सुनवाई। सत्ता पक्षी सुनवाई जी। यानी कि बकार खान जी, आपका कहना है कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में ध्वस्त नजर आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल ध्वस्त नजर आ रही है। और साथ में देखिए, जो हालात है बद से बदतर हैं। और इन हालातों के अंदर मैंने ये भी देखा है कि जिला अस्पताल के अंदर जो है, जिस तरीके का काम हो रहा है जिला अस्पताल के अंदर, गरीबों के साथ में, गरीब जाता है तो उसके साथ में उसे दवाई के लिए, मरहम के लिए 50 रुपये मांगे जाते हैं। साथ में जो है इंजेक्शन लगाना है या बेड लेना है तो 100 रुपये 500 रुपये मांगे जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि दवाइयाँ डॉक्टर लोग बाहर से एडजस्टमेंट करते हैं मेडिकल से, जो सही है मैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। गरीबों को दवाई भी जो मिलती है, जो जिला अस्पताल में मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती। वो गरीब आदमी जो है बाहर जो है वो मेडिकल पे जाके लेता है, जबकि वो जिला अस्पताल की दवाई मेडिकल पे जाती है। मेरी डिमांड है गवर्नमेंट से कि आप इंक्वायरी बिठाइए, जो मैं कह रहा हूं। दूसरी बात यहां ये आती है कि इंसान जीते जी तो मर ही रहा है, उसे हर स्तर पे जो है नुकसान पहुंच रहा है और उसकी आयु भी कम हो रही है, टेंशन, खाने के लिए नहीं है, तो उसकी कोई कदर नहीं है जीते जी इंसान की। लेकिन मरने के बाद स्थिति यह है कि यहां पर मैंने देखा है कि जो इंसान मर जाता है, जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए जाता है, तो उसकी लाश जो है रख ली जाती है। वो मतलब पूरे दिन लाश रखी रहती है, फिर रात होती है, रात भी रखी रहती है। और उसके बाद में जब सुबह होती है तो सुबह जो है पुलिस के पेपर बनते हैं, जो 12-1 बजे तक बनते हैं। उसके बाद 2 बजे के बाद डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम के लिए जाते हैं, तो लाश मिलती है परिवार के लोगों को 4 से 5 बजे तक। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं ज्ञान जी आपसे कि उसके बाद जो है सूरज डूब जाता है, अपने घर ले जाते। तो हिंदू धर्म के अंदर जो है वो एक सिस्टम है कि भाई सूरज डूबने से पहले लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, फिर दूसरी रात लाश को रखा जाता है और लाश खराब होती है, लाश सड़ जाती है। या आप सोचिए, जीते जी इंसान की कोई कदर नहीं, मरने के बाद भी कदर नहीं, फिर उसके बाद दूसरे दिन, यानी कि वो 4-4, 5-5 बार में मिला। मैंने अपनी डिमांड्स रखी कि आप एक काम कीजिए, सुबह जो है मॉर्निंग में 10 बजे तक, 11 बजे तक जो है आप पुलिस के पेपर बनवाइए और लाश का पोस्टमार्टम 12 बजे के अंदर हो जाए, 11-12 बजे के अंदर, और उसके बाद परिवार को दे दीजिए, ताकि जो दूर दराज है या जो लोग हैं अपनी बॉडी को लेके जाएं अपने रिश्तेदार की, और जाने के बाद में जो है उसका अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान के साथ में सेम डे हो जाए। उसके बाद मैंने देखा कि टिर्री जो रिक्शा चलते हैं यहाँ पे, 2,500-3 हजार रिक्शे जो चलते हैं, जो चेसिस नंबर, इंजन नंबर नहीं है, उसको 23 रिक्शों को पकड़ लिया गया था। और जब पकड़ा था
तो रिक्शे वाले मेरे पास आए, क्योंकि मैंने 6 साल रिक्शा चलाया है शहर के अंदर, साइकिल रिक्शा चलाया मैंने, अपनी मेहनत से मैं हीरो बना। तो उन लोगों ने कहा भैया हमारे रिक्शे को सरकार कटवा रही है, आरटीओ ने 23 रिक्शे पकड़ लिए हैं। तो मैं डीएम से मिला और मैंने अपनी बात रखी कि ये गरीब लोग हैं सर, ये बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, ये कहाँ जाएंगे, 250-300 रुपए 400 रुपए कमाते हैं रोज के। तो डीएम साहब जो उस वक्त थे उन्होंने कहा कि आप अपनी पूरी ताकत लगा लो, हम भी अपनी ताकत लगाते हैं। मैंने कहा नहीं सर, हम प्रजा हैं, आप राजा हैं जिले के डीएम साहब, मैं तो आया हूँ गरीबों की मदद के लिए आया हूँ कि मदद कर दीजिए, ये रिक्शे ना कटवाइए। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं फिर भी 3-3, 4-4 बार मैंने लेटर दिए कि भैया रहम कीजिए गरीबों के ऊपर, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। उसके बाद मैं भूख हड़ताल पे बैठा डीएम ऑफिस के सामने। तो मुझे सदर थाने के इंस्पेक्टर शर्मा जी और 5-6 पुलिस वाले खींचते हुए लेके जा रहे हैं। हथकड़ी डाली गई जैसे कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं। मुझे जिला अस्पताल में ले जाया गया हथकड़ी डाल के, और वहां पे मेरा मेडिकल हुआ। उसके बाद में लाके सदर थाने में मुझे बंद कर दिया गया। बंद करने के बाद स्थिति यह आई कि 5-6 लोग मेरे पास आए कि आप एक काम कीजिए, मुझे लिख के दे दीजिए, भी हम लोग बात हो गई अधिकारियों से, अभी आपको छोड़ देंगे वकार भाई, खाली लिख दीजिए कि आज के बाद गरीबों के लिए आप भूख हड़ताल पे नहीं बैठेंगे, रिक्शे वालों के साथ में, रिक्शे वालों के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे। मैंने लिखा कि रोज मैं बैठूंगा भूख हड़ताल पे, रोज मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। उसके ऊपर अधिकारी भी जो है उससे नाराज हो गए, और उसके बाद जो है मुझे सदर थाने के अंदर की मैं बंद था, उसके बाद मुझे 6-6:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट अतुल कुमार की कोर्ट में मुझे पेश किया गया। क्योंकि 6-6:30 बजे इसलिए पेश किया गया ताकि कोई जमानत वगैरह लेकर के ना आ पाए, मैं तैयारी ना कर सकूं, मुझे जेल भेज करके मरवा दिया जाए। ये नेताओं की साजिश थी, शहर के नेताओं। और उसके बाद जो है हुआ ये कि मुझे अतुल कुमार सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि 10 लाख की जमानत दीजिए तब आप छूटेंगे। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, 2 गरीब हिंदू भाई मेरी जमानत लेके खड़े थे। मैंने जमानत देने से पहले सिटी मजिस्ट्रेट को फोन आया किसी बहुत बड़े नेता का, और सिटी मजिस्ट्रेट ने मेरे सामने कहा कि उसने 10 लाख की जमानत दे दी, अब कुछ नहीं हो सकता। बताइए, ये सिस्टम है। और वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब निकल गए। तो नेता नगरी के अंदर सिर्फ फोन के ऊपर काम होता है, जिसको चाहो जेल भिजवा दो, फर्जी मुकदमे लगवा दो। तो ये सारे सिस्टम के मैं खिलाफ, मैं हीरो वकार खान साइकिल रिक्शा चलाने वाला, मैं यहाँ शहर विधानसभा से 135 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव निशान ईंटें हैं, मैं लड़ रहा हूँ। बकर भाई, ये जो पूर्व की हमारी 5 साल की भाजपा की गवर्नमेंट रही, इसमें नारियों के ऊपर जो शोषण हुए हैं उस विषय पर आप कहेंगे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी बराबर कह रही है कि महिला हेल्पलाइन और तमाम उन्होंने योजनाएं दी हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, एक भाषण था अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी है, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का। उन्होंने ऐसे भी किया कि दूरबीन से भी देखेंगे, रात में कोई माँ बहन निकल जाए, शायद ऐसा भी कहा उन्होंने कि जेवर पहन के निकल जाए, तब भी जो है यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं, मैं मोहम्मदी में था, लखीमपुर खीरी के अंदर। मेरे एक दोस्त थे पत्रकार, उन्होंने कहा कि भैया, मैंने कहा क्या? तो बोले भैया ऐसा है कि 14-15 साल की लड़की बकरियां चराने के लिए गई और वो गिर गई और उसकी लकड़ी चुभ गई उसके अंगों के अंदर और वो मर गई। ये एफआईआर हुई है जिला लखीमपुर खीरी के अंदर। भैया, तो मैंने कहा फिर? तो बोले ऐसा है कि भैया उसका बलात्कार किया गया, 4-5-6 लोगों ने किया और वो दबंग थे गांव के। पिताजी भी उसके जो है यही कह रहे हैं कि लड़की को लकड़ी लग गई। गांव का जो प्रधान है वो भी यही कह रहे हैं कि लकड़ी लग गई। तो मैंने कहा भैया मैं चलता हूं भूख हड़ताल के ऊपर, मैं वहां बैठ जाऊंगा, मैं उनको न्याय दिलाऊंगा। तो उन पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा कि वकार भाई आप क्यों ये सब चक्करों में पड़ रहे हैं। उसका पिताजी, जो पिताजी हैं उनके, वो और साथ में जो है ग्राम प्रधान, सब आपके खिलाफ एफआईआर कर देंगे कि ये जबरदस्ती 4-5 युवाओं के गलत नाम डलवा रहे हैं, तो आपको जेल हो जाएगी। बताइए, मुझे खामोश होना पड़ा। क्या स्थिति है? ये स्थिति है, बलात्कार चरम पे है, सबसे ज्यादा क्रिमिनल क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं, डकैतियां यहां हो रही हैं, चोरियां यहां हो रही हैं, मर्डर यहां हो रहे हैं,
वकार भाई, पूर्व की जो 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, जिसमें महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं और आपको देखा जाए तो कड़वे तेल के भी दाम बढ़े, तो इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, इस विषय पे मुझे ये कहना है कि जो रेट था तेल का, कड़वा तेल जो आज 200 के पार है या 200 है, वो कड़वा तेल जो आज पेट्रोल का जो रेट है 100 रुपए का जो रेट है, वो रेट कड़वे तेल का था मार्केट में। कड़वे तेल ने डबल कर दिया, डबल हो गया। और पेट्रोल जो हमें 60-70 रुपए में मिलता था, वो पेट्रोल आसमान छू करके 100 पे चला गया। मैंने खुद बॉम्बे में जब रिक्शा चलाया है, बॉम्बे में भी रिक्शा चलाया मैं, 89 से लेके 95 के बीच में मैंने रिक्शा चलाया। उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी 9 रुपए, 9.5 रुपए। और जब मैं रिक्शा चलाता था 2.5 रुपए मीटर का रेट था। मीटर डालते थे, 1.5 किलोमीटर तक जाते थे, 2.5 रुपए रेट था। तो आप देखिए क्या पोजीशन, 10%, यानी कि 1000% महंगाई बढ़ चुकी है। हालात बद से बदतर है, गरीब आदमी का जीना मुहाल है, बहुत बुरे हालात हैं। ये सरकार की नाकामियां हैं। इस सरकार की नाकामियां ये भी हैं, जब कोरोना हुआ तो बॉम्बे से, दिल्ली से लोग पैदल निकले हैं अपने पूरे परिवार को लेकर के, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर निकले, औरतों को लेकर निकले। रास्ते में कई 100 लोग मर गए। अरे आप दिल्ली में जो बसें चलती हैं, बंबई में जो बसें चलती हैं, उसकी संख्या है 5000 से लेकर 10,000 के आसपास में। आप जो परिवार के जो लोग थे उनको बसों में बिठा देते, उनके गांव छुड़वा देते, हर जिले के लिए बसें लगा देते, तो उनकी जानें बच जाती। वो पैदल चल के आ रहे हैं, उन्हें रास्ते में खाना नहीं मिला। अरे महल में रहने वाले नेताओं, हवेलियों में रहने वाले नेताओं, तुम भी खाक हो जाओगे, इस जमीन के अंदर मिल जाओगे, हम भी खाक हो जाएंगे इस मिट्टी के अंदर मिल करके। बकार भाई, एक बहुत अहम प्रश्न है कि आप जनपद शाहजहांपुर 135 नगर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां राजनीति के बरगद सुरेश कुमार खन्ना जी को कहा जाता है, तो उनसे फाइट करने के लिए आप मैदान में हैं। तो क्या आपका एजेंडा है, जनता के बीच क्या एजेंडा लेकर जाएंगे जो उनसे फाइट कर सके? देखिए, मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मैं एक रिक्शे वाला हूँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं। देखिए, लोग कहते हैं भैया जैकेट तो बदली कर लो। मुझे कोई जैकेट वैकेट बदली नहीं करना है। मैं एक रिक्शे वाला हूँ, छोटा सा इंसान हूँ, पैदल चलने वाला हूँ। मैं गरीब जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। वो ठहरे कोठी वाले, महल वाले, समझे, और जो दूसरे नेता हैं वो भी कोठी और महल वाले हैं। मैं छोटा सा इंसान हूँ, छोटा सा हीरो हूँ, और सम्मानित जिला रतन शाहजहांपुर, जनपद रतन शाहजहांपुर का सम्मान मुझे मिला है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ। वो कहां, मैं कहां, वो बड़े बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ। क्षेत्र की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से अपील ये करना चाहूंगा, ये चुनाव के समय जो हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान के अलावा हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, ये सारे मुद्दों को साइड में रखिए। ये नेता आपको ये मुद्दे दिखा के, हवा बना के हिंदू मुस्लिम्स का जो है चुनाव करवाते हैं, और आप इनके जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि नेता दिमाग से सोचता है, हम कलाकार हैं, हम दिल से सोचते हैं। तो हम आपको पूरी बात बता रहे हैं कि इन सब चीजों को छोड़ करके आप ये देखिए कि आपके लिए विकास कितना आया, आपको रोजगार कितना मिला, आपकी स्वास्थ्य में, आपके परिवार में जो स्वास्थ्य की सेवाएं जो आपको मिलनी थी, क्या पूरी मिली? क्या ऐसा भी है कि खटिया पे पड़े पड़े आपके बुजुर्ग मर गए, उनको दवाइयां नहीं मिली? गंगा जी के अंदर लाशें तैर रही थी, कुत्ते नोच रहे थे। ये क्या है? इंसान जीते जी तो प्रॉब्लम में है ही, तकलीफ में है ही, मरने के बाद उसकी क्या स्थिति है? मैंने देखा, मैं बॉम्बे में था, एक कब्रिस्तान के पास में एक शमशान भी है, कब्रिस्तान थोड़ी दूरी पे है। शमशान भूमि पे सुबह 4 बजे जब मैं चलने के लिए निकला तो मैंने देखा एक एम्बुलेंस आके खड़ी, ड्राइवर था और एक पीछे लाश रखी हुई थी। उसके मैं हैरान हो गया, मैंने कहा इनके साथ में, लाश के साथ में कोई भी नहीं है। सुबह 4 बजे की बात, तो देखा एक पीछे से रिक्शा आया, उसमें से एक आदमी उतरा बैग लेकर के, टंगा हुआ बैग था।
तो जब मैंने देखा तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये क्या है यार, देखो इसकी भी कोई लाइफ होगी, इसकी भी कोई जिंदगी होगी, ये भी करोड़पति हो सकता है, लखपति हो सकता है, लेकिन आज इसकी लाश जो है इस तरीके जल रही है कि कोई कंधा देने वाला नहीं है। बताइए ये इंसान की पोजीशन है। नेता सिर्फ ये काम कर रहे हैं कि कई 100 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, कई 1000 करोड़ के मालिक हो जाते हैं, कई लाख करोड़ के मालिक हो जाते हैं। काला धन लाऊंगा, कहां से काला धन आया बताइए, किधर आया काला धन? काला धन तो ये हुआ कि जो हमारे घरों में रखा हुआ था वो भी आपने छीन लिया। जो माँ बहनों ने अपनी शादियों के लिए रखा था, बेटी की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए, वो भी आपने जमा करवा लिया। और जमा कराने के बाद आपने अडानी जी को, अंबानी जी को पैसे दे दिए बैंक में जमा करके। सारे गरीबों ने लाइन लगाई, सबके पैसे जमा किए, आपने सब किसको दे दिए? अडानी अंबानी जी को। कई लाख करोड़ का लोन जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे अडानी अंबानी जैसे, सबके माफ कर दिया आपने। कई लाख करोड़। गरीब जो जिसके घर में 10,000 था, आपने कहा नोटबंदी सब जमा कर दो, तो जिसके 10,000 थे वो भी जमा हो गए, लाखों थे वो भी जमा हो गए, करोड़ों थे वो भी जमा हो गए। क्या मिला हमें मिला क्या? आप बताइए हमें क्या मिला? तो ऐसी पॉलिसी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। किसान है, किसान देखिए दिल्ली में किसान बैठा है, 1 साल बैठा रहा, 700 लोग मर गए। क्या स्थिति है हमारी? इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। बताइए 700 लोग मरने के बाद आपने बिल वापस लिया। जब बिल आपने पास कराया उस वक्त, उससे पहले अडानी अंबानी जी के जो है गोडाउन बन रहे थे। कि सोच के हैरानी होती है। मोदी जी ने 8 से 9,000 करोड़ का प्लेन लिया है, कुछ बहुत जबरदस्त। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कोरोना काल के अंदर लिया है उन्होंने। सुनने में आया मुझे 20,000 करोड़ की संसद नहीं बना रहे हैं, जो कोरोना काल के अंदर बिल पास किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, लेकिन थोड़ा सा गरीबों के हालात भी देखना बहुत जरूरी है। जो देश के हालात हैं बद से बदतर है, बहुत बद से बदतर है, बहुत बुरे हालात हैं। इंसान सिसक के मर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं हाथ जोड़ करके ये हिंदू मुसलमान के चक्कर बंद कीजिए, जात बिरादरियों के चक्कर बंद कीजिए, रोजगार मांगिए, स्वास्थ्य मांगिए, शिक्षा मांगिए। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों से। मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।